हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्रेस। इस वीडियो में आज हम लोग विजन आईएएस का जो मैगजीन है नवंबर मंथ का, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस मैगजीन का तीसरा लेक्चर है, तो आगे का 2 लेक्चर आज नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो 17th एशियान इंडिया समिट से आगे पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 17th इंडिया एशियान समिट या एशियान इंडिया समिट। रिसेंटली 17th एशियान इंडिया समिट वाज हेल्ड वर्चुअली। ये जो समिट था वर्चुअली हुआ था। पहले तो याद रखिएगा कि जाकर के हुआ था फिजिकली या वर्चुअली, तो वर्चुअली हुआ था। आजकल सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। इंडिया अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन टू द कोविड एशियान रिस्पॉन्स फंड। तो एशियान का अपना एक कोविड रिस्पॉन्स फंड है, वहाँ पे इंडिया के द्वारा इतना $1 मिलियन का दान दिया गया है, कंट्रीब्यूशन दिया गया है। बोथ इंडिया एंड एशियान वेलकम द अडॉप्शन ऑफ न्यू एशियान प्लान एक्शन ऑफ 2021-25। तो याद रखिएगा कि एक नया एक्शन प्लान बनाया गया है, एशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2001 से 25 तक। द न्यू प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड्स अपॉन द अचीवमेंट्स मेड अंडर द प्रीवियस POA फॉर 2010 to 15 एंड 16 to 20। तो इसके पहले 2 प्लान था, 10 से 15, 16 से 20, एंड गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसी प्लान को मतलब इसी तरह से एक नया प्लान बनाया गया 21 से 25, जैसे 10 से 15, फिर 16 से 20, 21 से 25, ऐसे याद रखिएगा 5-5 साल के लिए। द प्लान ऑफ एक्शन एलोकेट्स फ्यूचर स्ट्रेटजी। इसमें होता क्या है, तो आगे का स्ट्रेटजी होता है कि किस तरीके से मिलकर काम करना है। पॉसिबल इंगेजमेंट एक्रॉस वेरियस फील्ड, तो डिफरेंट फील्ड में काम करना, जैसे पॉलिटिकल कोऑपरेशन। पॉलिटिकल कोऑपरेशन मतलब इंडिया और एशिया पॉलिटिकल कोऑपरेशन कैसे करेगा, तो दोनों जगह के नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। सार्वजनिक मंच पे कहने मतलब यूएनओ में, WTO में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी कि समुद्र में कोऑपरेट करना। ट्रांसनेशनल क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, साइंस एंड टेक, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, सारे टॉपिक पे इंडिया और एशिया एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे। इस बात पे सहमति हुआ। इंडिया रीट्रेटेड इट्स ऑफर ऑफ $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट एशियन कनेक्टिविटी फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन एशियान एंड इंडिया। इंडिया इस बात को फिर से दोहराया कि हम $1 बिलियन US का लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो एक तरह से एक लोन होता है, ठीक है, जो कम ब्याज पे दिया जाता है। इनडायरेक्टली ऐसे मतलब कि आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है जो कम ब्याज पे दिया जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। एक बी जो है ए से पैसा मांगा कि भाई तुम हमको 2000 रुपया दो, है ना, तो 2000 रुपया दो। अब ए पूछेगा कि ठीक हम दे दे, तुम करेगा क्या, तो कहता है 2000 का हम मोबाइल खरीदेंगे, है ना, या फिर 2000 में तो कोई मोबाइल होगा नहीं, बोल देगा हम 2000 का ड्रेस खरीदेंगे, ठीक है। कोई दुकान है वो ड्रेस खरीदेगा यहाँ से, तो ए बोलेगा कि ठीक है भाई तुम 2000 रुपया हमसे मांग रहा है, हम तुमको पैसा ना दे करके तुम एक काम करो, तुम ड्रेस खरीद लो, और मेरा ही एक दुकान है वहाँ से तुम ड्रेस खरीद लो, हम तुमको अभी उधार दे देंगे, बाद में पैसा दे देना, है ना। तो ये 2000 नगद ना दे करके 2000 का क्या दिया, ड्रेस दे दिया, सामान दे दिया, मतलब इसको जो ज़रूरत है वो दे दिया। और ये ड्रेस का पैसा कब देगा, बाद में देगा, है ना, धीरे धीरे चुकाएगा, 200 300 कर करके, काफ़ी कम इंटरेस्ट पे। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जैसे इंडिया जो है एशियान कंट्री को $1 बिलियन US का जो है यदि लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, तो ऐसा नहीं कि $1 बिलियन रुपया देगा। एशियान देश को कुछ चाहिए, किस लिए दे रहा है, तो फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन एशियान एंड इंडिया समिट, ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी। तो यानी कि एशियान देश के लोगों को, वहाँ के सरकार को यदि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कुछ चाहिए, उनको यदि फाइबर का तार खरीदना है या कुछ डिजिटल मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो खरीदना है, तो क्या करेंगे वो इंडिया के किसी मतलब कि सरकारी शॉप या फिर दुकान, किसी भी दुकान में आएंगे, इंडिया के किसी दुकान से खरीदेंगे और पैसा नहीं पे करेंगे ना, पैसा इंडियन गवर्नमेंट उस दुकानदार को दे देगी। कुछ साल बाद इंडिया और एशियान देश के लोग अपने आप में मतलब वहाँ की सरकार आपस में समझ लेंगे, इस तरीके से होगा। बोथ साइड स्टार्टेड डिस्कशन फॉर द डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एशियान में 10 देश है, सबके साथ हमारा FTA है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि वहाँ का सामान यदि हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उस पर टैरिफ नहीं लगाते, यहाँ वाला वहाँ जाएगा तो वो लोग नहीं लगाता है। इस बात को रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया और हर चीज़ को जब पुराना हो जाता है तो रिव्यू करना ही पड़ता है। तो उसके लिए दोनों देश मतलब कि दोनों तरफ के लोग सहमत हुए हैं, दोनों तरफ के सरकार। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एशियान फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एशियान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एशियान फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ एशियान फॉर इंडिया। एशियान की सेंट्रलिटी इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एशियान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होगा इंडिया का एक पॉलिसी है जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट की तरफ देखो, तो इंडिया यदि यहाँ है, ऐसे इंडिया है, ईस्ट किधर हुआ, इधर हुआ, ठीक है। तो इधर कौन कौन देश आते हैं, यही तो आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यही लोग तो हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का इन्हीं लोग के लिए सेंटर्ड है।
A cohesive, responsive and prosperous ASEAN is central to the Indo-Pacific vision and India's East policy contributes to the security and growth of all in the region। इंडिया का एक सागर इनिशिएटिव भी है। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर है ना, किस रीजन में? तो इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के लिए आसियान इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए द इंडियन ओशन कैरीज 90% ऑफ इंडिया ट्रेड एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि इंडियन ओशन में ही इंडिया के 90% ट्रेड और एनर्जी सोर्स को कैरी मतलब कि ट्रेड होता है। प्रेजेंस ऑफ चोक पॉइंट सच एज मलक्का स्ट्रेट make the South Asia region significant for countering traditional and non-traditional maritime threat like piracy and terrorism। तो बहुत तरह से आप देखेंगे तो चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट कहने मतलब कि आप कोई कंट्री चाहे तो रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। जैसे आप इसी को देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है ना, यहाँ से जहाज पास करता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। यदि ये चाहे, कंट्री इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया यदि चाहे कि हम इसको बंद कर देते हैं तो ये लोग क्या करेगा, यहाँ पे अपना जहाज वगैरह खड़ा करके, अपना सैनिक खड़ा करके इस रास्ते को बंद कर सकता है ना। उसी तरह से और भी कई चोक पॉइंट है, जैसे एक तरह से एक चोक पॉइंट है। ये दोनों कंट्री चाहे इंडोनेशिया और मलेशिया तो इसको रोक सकता है, ठीक है। अभी जितना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैप में देखेंगे तो कि बहुत सारा जहाज, जापान जाने वाले सारे जहाज, चाइना के लिए जाने वाले सारे जहाज, यहाँ तक कि चाइना यदि अमेरिका जाता है, अमेरिका जाने वाले कई जहाज यूएसए के लिए, वो इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा, एक तरह से चोक पॉइंट है, चाहे तो यदि बंद करके किसी का भी बिजनेस को, मतलब किसी भी कंट्री के बिजनेस को ठप कर सकता है। और यदि यहाँ पे पायरेसी होता है, पायरेसी कहने मतलब समुद्र में लूटपाट होता है, उसको पायरेसी बोलते हैं, या टेररिज्म जैसा कुछ होता है, तो फिर उसके लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि हमारा इन देशों के साथ समझौता रहे, मतलब कि इन देशों के साथ हमारा संबंध मधुर रहे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बिजनेस, इंडियन बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर में, मलेशिया में, अफ्रीका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर इन लाओस, जैसे लाओस में, कंबोडिया, म्यांमार में यहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट काफ़ी कम है। इट मीन्स इंडियन फर्म्स कैन गेन सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री, यानी कि इंडिया का कोई बिजनेसमैन वहाँ पे जाकर के बिजनेस करेगा तो सस्ते में अपना प्रोडक्शन करेगा, फिर लाके इंडिया में बेचे तो महंगे में बेचेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। लुक्रेटिव मार्केट फॉर इंडियन फर्म्स, लुक्रेटिव यानी कि अट्रैक्टिव। अराउंड 67 मिलियन हाउसहोल्ड इन एशियन स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द कंज्यूमिंग क्लास विथ इनकम एक्सीडिंग द लेवल एट विच दे कैन बिगिन टू मेक सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पर्पसेज, मेकिंग एशियन ए पाइवटल कंज्यूमर मार्केट फॉर द फ्यूचर। तो जैसे कहा जा रहा है कि फ्यूचर के लिए एशियन को देखें एज अ होल तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मार्केट के रूप में उभर रहा है। वहाँ पे लोगों का जो इनकम का लेवल है बहुत ज़्यादा है। काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये जरूरी है कि हमारा एशियन देशों के साथ समझौता रहे, उनके साथ संबंध मधुर रहे। इंटीग्रेशन विथ रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, देखा जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना। इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विथ एशियन इज पाइवटल टू फैसिलिटेट इंडियाज इंटीग्रेशन विथ रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विथ एशियन मेंबर्स सच एज वियतनाम विच रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन कैन प्रोवाइड बेनिफिशियल फॉर इंडिया। जैसे कह रहा है कि जैसे वियतनाम का ही एग्जांपल ले लीजिए, वियतनाम का यूरोपियन यूनियन के साथ अभी एक एफटीए हुआ है, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तब इंडिया क्या कर सकता है, वियतनाम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूज करके यूरोपियन यूनियन पहुंचा सकता है अपना सामान, यदि वियतनाम चाहे तो, है ना। एड्रेसिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल इशू, रीजनल और इंटरनेशनल इशू को एड्रेस करने के लिए भी वो सब कंट्री जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड एशियन हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न सच एज प्रोमोटिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन। इंडिया और एशियन दोनों का एक ही टारगेट है कि उस इलाके में एक रूल बेस्ड हो, मतलब कि कानून से बेस्ड कोई भी चीज़ हो, क्योंकि चाइना वहाँ पे दादागिरी दिखाता है साउथ चाइना सी में, कहता है कि सब मेरा ही है ना। तो इस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए, पीस प्रमोट हो, स्टेबिलिटी हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द साउथ चाइना सी, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट, फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी, ह्यूमन राइट, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एडेप्टेशन इटीसी। नेक्स्ट फेलियर ऑफ सार्क, सार्क जो हमारा था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये अब लगभग फेल ही हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की वजह से। तो इसलिए जो है अब इंडिया को कोई एक ऐसा ग्रुप की ज़रूरत है जहाँ पे इकट्ठे 8-10 कंट्री से बात कर सके। तो एशियन उसके लिए एक बेटर हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग देखते हैं इधर एशियन के बारे में पहले देखते हैं एशियन है क्या। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो याद रखिएगा 10 कंट्री हैं और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देश कौन कौन है, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, है ना। आप इसको किसी निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक निमोनिक बताते हैं, आईपीएल टीवी, है ना, आईपीएल टीवी, ब्रैंडन मैकुलम, ब्रैंडन मैकुलम एक प्लेयर का नाम था, आपको याद होगा, ठीक है। आईपीएल टीवी, ब्रैंडन मैकुलम स्कोर्ड अ मैग्निफिकेंट सेंचुरी, इस तरीके से याद रखिएगा। आईपीएल टीवी
ब्रैंडम मैकुलम स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट सेंचुरी है ना। तो आई से हो गया इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम। ये तो 5 कंट्री ऐसे ही हो गया। बी से ब्रुनई, एम से फिर एक और म्यांमार। ठीक है, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार। स्क्वाड एस से सिंगापुर, एम से मलेशिया और सी से कंबोडिया। इस तरीके से 10 देश, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए 10 देश का नाम पे आप याद रख सकते हैं। और भी दूसरा निमोनिक हो या फिर आप ऐसे बिना निमोनिक याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। ये 10 देश का समूह है, 10 छोटे छोटे देश है, इसलिए सब मिलकर रहते हैं एक तरह से आसियान के रूप में। और ये आपस में क्या प्रमोट करते हैं? प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इट्स मेंबर एंड अदर कंट्रीज, है ना। तो सब आपस में एक दूसरे से हर जब किसी भी मंच पे रहते हैं यूएनओ में तो सब लोग एक साथ वोटिंग करते हैं, एक तरफ वोटिंग करते हैं। तो ये सब मिलजुल कर रहने वाले कंट्री हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और एशियान के बीच में इतना तो फायदा दिखा कि क्या क्या फ़ायदा है। पहला कि हमारे लिए लोकिस्ट पॉलिसी में एशियान इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आसियान से ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया बिजनेस के लिए, इंडियन फर्म्स के लिए यानी एक मार्केट के रूप में काम कर सकता है, चाइना को काउंटर करने के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने के लिए, और कई इंटरनेशनल इशू में आसियान हमारा साथ देता है इसके लिए। और सार्क फेल कर गया इसलिए हमको एक संस्था की ज़रूरत है जहाँ पर 10 कंट्री एक साथ हम लोग निगोशिएट कर सकें। तो ये सब बात है इसमें हमारे मतलब कि इंडिया के लिए आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया और आसियान में क्या दिक्कत है उसके बारे में पढ़ते हैं कि दोनों में क्या कॉन्सर्न क्या है, इंडिया का दिक्कत क्या है आसियान के साथ। तो सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट, जैसा कि अभी बताया कि आसियान के साथ हमारा एफटीए है, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तब चूंकि वहाँ का सामान हमारे यहाँ आता है तो टैरिफ नहीं लगता है, और हमारा सामान भी वहाँ जाता है तो टैरिफ नहीं लगता है। अब वहाँ से सामान जब हमारे यहाँ आता है तो टैरिफ नहीं लगता है, इसके कारण से वहाँ का सामान काफ़ी सस्ता हो जाता है, और सस्ता होने के कारण इंडियन मार्केट में वहाँ का सामान ज़्यादा बिकता है। द टू वे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड एशिया टिल्टेड टुवर्ड एशियान, जो ट्रेड होता है इंडिया और एशियान के बीच में तो आसियान की तरफ टिल्टेड है, कहने होता है आसियान हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देता है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ जो देखा जाए तो पिछले सेशन में 22 बिलियन का था, मतलब कि इंडिया का एक्सपोर्ट माइनस इंडिया में इंपोर्ट जो हुआ उससे देखा जाए तो 22 बिलियन का अंतर था। आरसीईपी जो है हमारे कॉन्सर्न आजकल नया आया है, आरसीईपी इसके पिछले टॉपिक हम लोग पढ़े थे। आरसीईपी में 16 कंट्री हैं, आसियान का 10 प्लस 6 कंट्री है ना। 6 कंट्री कौन कौन था? तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्री था। अभी इंडिया इसमें से बाहर हो गया है, अभी साइन ही नहीं हुआ था तो इंडिया इसमें साइन ही नहीं किया है, तभी इसमें 15 कंट्री आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। एक क्या था? एक तरह का एफटीए था। इंडिया का मेन कॉन्सर्न क्या था वो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले मतलब किसी पिछले टॉपिक में, कि चाइना के प्रेजेंस होना या फिर उसके अलावा आसियान के साथ हमारा एफटीए है ही तो फिर एक नया एफटीए की क्या ज़रूरत है ना। ये सब पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो इंडिया जो है आरसीईपी से निकल गया, इसके कारण से कई आसियान कंट्री खुश नहीं है, तो ये भी एक कॉन्सर्न के रूप में आ गया है। इंडिया लिमिटेड कैपेसिटी, इंडिया का कैपेसिटी लिमिटेड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है उनको उतना फ़ायदा नहीं दे सकता है जितना चाइना दे सकता है। चाइना के पास पैसा बहुत है ना, इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है, तो उसको जो है एक तरह से लोन के रूप में या ग्रांट के रूप में इंडिया ज़्यादा नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू मतलब कि चाइना के कंपेरिजन में देखें। इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ड्यू टू लैक ऑफ एडेक्वेट फिजिकल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडिंग रिमेंस अंडर यूटिलाइज। अब कह रहा है कि इंडिया और एशियान के बीच में, इंडिया जो कंट्री है और एशियान के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है, दोनों तरफ उतने बड़े हार्बर नहीं है एक तरह से, या फिर उतना डेवलप नहीं है कि जितना मतलब ट्रेड हो सकता था उतना नहीं हो पाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण। मोर ओवर द प्रेजेंस ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर रेस्ट्रिक्टिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हिंडर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना तो आसियान के कई कंट्री में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जैसे मलेशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना इज प्रोमिनेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर ऑफ आसियान। रिसेंटली आसियान बिकम चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन एशियान एंड चाइना इज कंसर्निंग फॉर इंडिया। तो चाइना और आसियान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं हाल के वर्षों में, ये भी एक इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। अब आगे देखते हैं इधर, तो आगे की राह क्या है, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं आसियान के साथ। तो देखते हैं वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान इन द इंडो पैसिफिक रीजन कैन बी इनहेंस्ड थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। तो जैसे इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशियन पे इनिशिएटिव है और आसियान का एक आउटलुक मतलब उनका एक रिपोर्ट निकलता है इंडो पैसिफिक को लेकर के, ये दोनों को देख करके एक मतलब कि कोऑपरेशन किया जाए दोनों रिपोर्ट को देख करके, टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। जब कोविड खत्म हो जाए, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मतलब इंडिया जो है एक तरह से इंडिया को एक मौका मिलेगा कि जहाँ पे एंटी चाइना सेंटीमेंट बना हुआ है तो उस मौका को फ़ायदा उठाए।
एशिया इंडिया मस्ट अपग्रेड द स्किलिंग, इंप्रूव लॉजिस्टिक सर्विस एंड स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया और एशिया को ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाना चाहिए। ऑल्सो ब्रिंग एशियन इन सप्लाई चेन रीजन्स इनिशिएटिव विद स्ट्रेंथन और वैल्यू चेन लिंकेज। इंडिया शुड प्रोएक्टिवली यूटिलाइज नॉर्थ ईस्ट स्टेट, खास करके इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का यूज करे उन लोगों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। आसियान और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक तरह से कनेक्ट करें। म्यांमार फॉर वन शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, देयर बाई प्रोवाइडिंग अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। जैसे म्यांमार है तो म्यांमार का डायरेक्ट बॉर्डर है हमारे साथ, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी करके हम लोग मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हिस्सा है वहाँ से हम लोग आसियान कंट्री को लिंक कर सकते हैं बीच में म्यांमार के थ्रू। इंडिया एशियान रिलेशन शुड बी इनहेंस्ड थ्रू कोऑपरेशन ऑन कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया और एशियान के लिए कई कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कॉम्बेटिंग पायरेसी को रोकना, मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, सी लेन जो है उसको ओपन रखना, कभी चौक पॉइंट नहीं वहाँ पे बन जाए। तो ये सब जो इंडिया और एशियान का कॉमन मतलब कि एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट पॉइंट है और दोनों में मिलजुल के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्ट दैट इंडिया हैज एंजॉयड विथ एशियन रीजन। इंडिया और एशियन रीजन में कल्चरल कनेक्ट भी है। आपको पता होगा कई राजा मतलब कि कई इंडियन राजा पहले मलेशिया तक शासन करते थे, दक्षिण भारत के जैसे चोल का था, है ना, मलेशिया इंडोनेशिया तक शासन करते थे। इस कारण से एक कल्चर भी है वहाँ का, है ना। एक इंडिया शुड एक्टिवली एंगेज विथ एशिया टू फेस फास्ट पेस रिव्यू ऑफ एफटीए टू स्ट्रेंथन रूल ऑफ प्रोविजन। तो जो पुराने प्रोविजन है एफटीए में उसको सुधार करने की जहाँ ज़रूरत है उसको तुरंत इंडिया और एशिया दोनों देश को मिल बैठ के कर लेना चाहिए। अब इंडिया और एशियान रिलेशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत पुराना रिलेशन है इंडिया और एशियान के बीच में। इंडिया बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ एशियान 2012 में इंडिया जो है एशियान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, कहने होता है कि रणनीतिक साझेदार बना। आफ्टर प्रोग्रेसिंग इट फ्रॉम अर्लियर ऑफ सेक्टरल पार्टनर, उसके पहले इंडिया जो है एशियान का सेक्टरल पार्टनर था 92 में, डायलॉग पार्टनर बना 96 में, समिट लेवल पार्टनर बना 2002 में, है ना। तो इस तरीके से अपना लेवल बढ़ाते गया। द इंडिया एशियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्वायर, जैसे यहाँ पे आप बताते हैं सबका मतलब क्या है। समिट पार्टनर मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहले सेक्टोरल पार्टनर बना। सेक्टोरल पार्टनर कहने का मतलब कि हम आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, है ना। इंडिया और एशिया ने एक दूसरे से बोला कि हम आपस में रिश्ता रखना चाहते हैं, तो इस तरीके का बस हाँ राम सलाम भर रिश्ता रख लिया। उसका डायलॉग पार्टनर बना। डायलॉग पार्टनर मतलब हल्का फुल्का फिर बात होने लगा, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, है ना, उस टाइप का, कि कुछ बिजनेस होने लगा, कुछ हेल्प होने लगा एक दूसरे से। उसके यहाँ बाढ़ आया तो हमारे यहाँ से सामान गया, हमारे यहाँ कुछ डिजास्टर आया तो उसके यहाँ से आया रिलीफ मटेरियल, इस तरीके का एक डायलॉग पार्टनर। फिर समिट लेवल पार्टनर, जब इतना हुआ तो हुआ कि ठीक है भाई जब हम लोग इतना कर ही रहे हैं तो साल में एक आध बार मिल लेते हैं, तो समिट लेवल पार्टनर बना। मतलब कि हर साल एक जो है समिट होने लगा, मतलब दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे वो मिलने लगे, आसियान के 10 देशों के लोग और इधर से जो लोग थे। उसके बाद फिर अब इस तरीके का भी बातचीत चला, 10 साल तक इस तरह का चला। तब वह स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब कि हम तुम्हारे करीबी दोस्त हैं, कहने का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कि हम तुम्हारे करीबी दोस्त हैं, हर मुद्दे पे साथ हैं, ठीक है, हर सुख दुख में साथ है, तो हो गया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। इंडिया एशियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्वायर्ड अ न्यू मोमेंटम विथ अनाउंसमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब इंडिया जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान समिट 2012 मतलब 12वां जब आसियान समिट हुआ था, इंडिया आसियान का 12वां समिट 2002 से चालू हुआ है, तो 12वां समिट 2014 में हुआ था। तो इंडिया उस समय एक नया पॉलिसी इशू किया गया था, इसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसी को पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना, तो मोदी जी नाम बदल दिए, उसका कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो कहने का मतलब उनका कहना था कि सिर्फ देखेंगे ही क्यों, हम लोग कुछ काम भी करेंगे, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी है कि ईस्ट की तरफ देखो उधर क्या हो रहा है। तो इंडिया एशियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्वायर्ड अ न्यू मोमेंटम, तो उस समय से एक्ट ईस्ट पॉलिसी आने के बाद इंडिया और आसियान के बीच में एक अच्छा पार्टनरशिप बना। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोवाइड द गाइडिंग फ्रेमवर्क टू टेक फॉरवर्ड द आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बस यही लिखा गया कि हम लोग आसियान देश के साथ किस तरीके का रिलेशन रखेंगे, कैसे रखेंगे, है ना, हर तरीके का फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पीपल कनेक्टिविटी। करेंटली देयर 30 डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड आसियान कटिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर। कहा जा रहा है कि ये देखा जाए तो हर साल लगभग 30 मीटिंग होता है इंडिया और आसियान के बीच में। जैसे कभी फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग हो गया, कभी वित्त क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हो गया, तो कभी कृषि मंत्री का मीटिंग हो रहा है, कभी डिप्लोमेटिक लेवल पर मीटिंग हो रहा है ना। तो इस तरीके से और फाइनली जो है प्रधानमंत्री लेवल का मीटिंग होता है, जिसको बोलते हैं इंडिया आसियान समिट, जो 17th इंडिया आसियान समिट हुआ, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो लगभग 30 डायलॉग इस तरीके से होते हैं इंडिया और आसियान के बीच में। सिंस एशियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट इन 2002, एशियान इंडिया समिट हैव बीन हेल्ड एवरी ईयर। 2002 से देखा जाए तो हर साल जो है इंडिया और के बीच में समिट होता आया है। अब इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन की बात करें तो इंडिया के साथ इंडिया और आसियान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, गुड्स में, सर्विस में, इन्वेस्टमेंट में, हर तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
ठीक है। एशियान जो है इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए सबसे पहला है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे यूएई है, चौथा पे आसियान। आसियान क्योंकि 10 देश है ना, 10 देश कंबाइनली होता है इसलिए। बिटवीन 1993 टू 2003 आसियान इंडिया बायलैटरल ट्रेड ग्रीव एट एनुअल रेट ऑफ 11.2%। 93 से 2003 के बीच में देखा तो 11.2% के रेट से दोनों के बीच का ट्रेड बढ़ा है। एशियान कंट्री से एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा आता है। आप देखे होंगे पहले सिंगापुर जो था लार्जेस्ट कंट्री था जहाँ से हमारे यहाँ एफडीआई आता था, अभी मॉरिशस है, सिंगापुर सेकंड पे चला गया। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है मॉरिशस से आता है, पहले सिंगापुर से आता था। इस बार 2 बार से मॉरिशस बढ़ रहा है, उसके पहले सिंगापुर कई सालों से था। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायलॉग की बात किया जाए तो सिंस इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान द कोलैबोरेशन हैज ट्रांसेंडेड द रियल्म ऑफ फंक्शनल कोऑपरेशन। डायलॉग एंड कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट एशियान सच एशियान रीजनल, तो जैसे कह रहा है कई तरह के डायलॉग होते हैं। एशियान रीजनल फोरम, ईस्ट एशिया समिट, एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, है ना, कंट्रीब्यूट टू एनहेंसिंग रीजनल डायलॉग। तो इसके कारण क्या होता है, कई तरह के डायलॉग बातचीत होते रहते हैं इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में। नेक्स्ट एडीएमएम प्लस यानी एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, टुगेदर डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम 10 एशियान कंट्रीज। इसमें कौन कौन आते हैं तो 10 एशियान 10 के डिफेंस मिनिस्टर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, यूएसए। तो आप गिन लीजिए कितने देश हैं। 10 नेशन इधर हो गया, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आरसीईपी के देश हो गए 16। आरसीईपी के जो 16 देश है वो भी हैं, उसके अलावा यूएसए भी है और रसिया भी है ना। एक कुल मिला के 18 देश मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एडीएमएम प्लस यानी कि एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। इसमें डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं, पहले बात ये क्लियर कर लीजिए। प्रधानमंत्री लेवल का कोई डायलॉग नहीं होता है, ठीक है। तो एडीएमएम प्लस जो होता है एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, उसमें 18 देश के डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं। कौन कौन तो आरसीईपी प्लस 2, आरसीईपी प्लस यूएसए प्लस रसिया। आरसीईपी में कौन कौन देश है तो आसियान प्लस 6, ठीक है, आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 6 कहने का मतलब इंडिया और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस तरीके से 6 देश हो गए। आसियान के 10 देश कौन कौन है अभी हम ऊपर बताए थे, याद कर लीजिएगा। तो 18 देश होते हैं। द 25th एनिवर्सरी ऑफ एशियान इंडिया डायलॉग रिलेशन इन 2018 दे अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन। जब 2018 में एशियान और इंडिया के बीच का जो समिट हुआ था है ना 18 में, तो 25th समिट था, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं डायलॉग, यहाँ से 92 से 8 साल इधर और 18 इधर है ना, तो 26 साल यानी 25वां जब हुआ था 92 अपने रिलेशन का पूरा हुआ था 25 साल एशियान और इंडिया के बीच में, तो एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसी साल जो है 10 जितने भी देश का 10 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय के, वो इंडिया आए थे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के रूप में, यदि आपको याद हो। इंडिया हैज एनुअल 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग फॉर डिस्कसिंग पॉलिटिको सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशू बिटवीन एशियान एंड इंडिया। वहीं इंडिया के द्वारा भी एक दिल्ली डायलॉग होता है हर साल, जो एशियान और इंडिया के बीच में खास करके पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू पे होता है। अब पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन। इंडिया और एशियान के बीच में सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन किस तरीके का है। तो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट लॉन्च बाय इंडिया फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट एनहांसिंग पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इंक्लूड एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले क्या है, एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट को एक्सचेंज करने यहाँ से कुछ स्टूडेंट वहाँ आते हैं और उसी के तहत दूसरे स्टूडेंट वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। पार्लियामेंट्रियन का एक्सचेंज करना मतलब कि यहाँ के जो संसद लोग हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ के संसद में बैठते हैं कुछ देर, अपना वहाँ भाषण वगैरह नहीं देते हैं, मतलब बहस नहीं करते हैं, वहाँ बस बैठ करके सुनते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं। उसी तरह वहाँ के कुछ लोग आकर के यहाँ यही काम करते हैं। मीडिया पर्सन का एक्सचेंज करना, फार्मर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एशियन डिप्लोमेट्स को जो है ट्रेन करना। इन सितंबर 2019 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च 1000 इंटीग्रेटेड पीएचडी फेलोशिप फॉर एशियन स्टूडेंट एट द आईआईटी। इंडिया में जितने आईआईटी हैं उसके लिए 1000 एक तरह से सीट रिजर्व किया गया आसियान देश के लोगों के लिए, आसियान देश के स्टूडेंट के लिए। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और एमएचआरडी दोनों का कंबाइंड रूप से प्रोग्राम था। आसियान कंट्री आर इमर्जिंग इन द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। तो इंडियन लोग जो है आजकल एशियान देश में ज़्यादा घूम रहे हैं। आउट ऑफ 129 मिलियन फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल एट एशियान 3.4 मिलियन वेयर फ्रॉम इंडिया। एशियान में टोटल 129 मिलियन लोग एक साल में आए थे घूमने, जिसमें लगभग 3.5 मिलियन इंडिया से थे। इंडियन डायस्पोरा इन द एशियान रीजन विच कंस्टिट्यूट 20% ऑफ इंडियन टोटल डायस्पोरा प्ले सेमिनल रोल इन स्ट्रेंथिंग इंडिया एशियन टाइज। इंडिया के जितने लोग हैं बाहर में उसके 20% एशियान कंट्री में, ये 10 को मिला दिया जाए तो 20% लोग एशियान कंट्री में थे, इसलिए इंडिया और एशियान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो इंडिया बिकेम द थर्ड डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान टू इनिशिएट एन एशियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग। तो इंडिया जो है इसका थर्ड डायलॉग पार्टनर बना था, मतलब कि डायलॉग पार्टनर जो हम लोग बना था इंडिया,
वो तीसरा कंट्री था एशियान के लिए। इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इंप्लीमेंटिंग इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक ट्राइलेटरल हाईवे बना है, ठीक है। उसके अलावा फिर म्यांमार में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना है, तो ये भी एक इंडिया और आसियान के लिए काफ़ी बेटर है। एक और रोड बनाया जा रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसको बढ़ा करके कंबोडिया लाओस और वियतनाम तक बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है ना। एक कंसिडरेशन में है, अभी हुआ नहीं है, यानी कि इंडिया इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाला है, उसके बाद इधर म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड, तो एक रोड बनाया गया है जो अभी वर्किंग में है, ठीक है। उसको बढ़ा करके लाओस वियतनाम कंबोडिया तक करने के लिए सोचा जा रहा है, अभी सोचा जा रहा है। साइंस एंड टेक की बात किया जाए तो एट द 6th एशियान इंडिया समिट 2007 इंडिया अनाउंस द सेटिंग ऑफ एशियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड विथ 1 million कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया टू प्रमोट ज्वाइंट कोलैबोरेटिव R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फंड बिकम ऑपरेशनल 2019 एंड हैज इन्वेस्ट 5 million फ्रॉम 16-17 है। तो एक फंड बनाया गया साइंस एंड टेक में रिसर्च करने के लिए। इन्वायरमेंट में बात किया जाए तो एट द 6th एशियान समिट 2007 इंडिया आल्सो अनाउंस सेटिंग ऑफ एशियान इंडिया ग्रीन फंड। एक एशियान इंडिया ग्रीन फंड भी बनाया गया है जिसमें इंडिया का इनिशियल कंट्रीब्यूशन क्या है 5 million है ना, ताकि लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट को बचा सके। और यहाँ भी उस फंड से दोनों जगह काम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं होता है। तो इस तरीके से आज एशियान के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़े है ना। पिछले चैप्टर में भी RCEP पढ़े थे और इसमें एशियान के बारे में पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स, उस टॉपिक से हम लोग अगले चैप्टर मतलब कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।